अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आई होप आपको पता हो। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। हम अपने पहले कॉलर की तरफ अब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तारिक साहब, थैंक यू आपका, वीनस टीवी का और इमिग्रेशन की सारी टीम का। बड़ी मेहरबानी सर। क्या हो गया सर? और दो तीन चीजें हुई हैं सर। मैं 5 साल से टीवी का प्रोग्राम आपका देख रहा हूं और मेरी इसी वीक में नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन सक्सेस हुई है। ओह, कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपको। थैंक यू सो मच सर। और इसके साथ सर लास्ट मंथ में मेरी वाइफ का ILR जो था ना वो भी हो गया था दिसंबर में। हम्म। वो मैंने सुपर प्रायोरिटी पर डाला था। जी उसके जी, लिए भी आप लोगों की टीम का सबका शुक्रिया। थैंक यू सर। अब मैं आता हूं सर, अपना करंट जो इस वक्त मेरा क्वेश्चन है और आपके लिए जो सारी सारी थैंक यू। और उसके बाद है सर, फैमिली नेचुरलाइजेशन अक्सर अपने प्रोग्राम में जिक्र करते हैं, उसको फोकस करके एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जी अगर आप इजाजत दें। जी जी, पूछ। सर इसमें ये है कि जैसा कि मेरी अभी हुई है इसी वीक में नेचुरलाइजेशन, और इसका मेरी का स्पाउस जो थी दिसंबर में उनका इंडेफिनेट हुआ था। हम्म और मेरे सर 3 छोटे बच्चे हैं, 13, 12, 10। हम्म उनके पास लीव टू रिमेन है। मैंने सिर्फ मिसिस को सुपरियॉरिटी में शामिल करके तो उनका ILR करवाया था या आपके प्रोग्राम की हेल्प के साथ। हम्म तो अभी उनको फैमिली नेचुरलाइजेशन आपने एक प्रोग्राम में कहा था कि फैमिली नेचुरलाइजेशन में बच्चों का इंडेफिनेट होना जरूरी नहीं है, बच्चे बोर्न हैं पाकिस्तान में। हम्म और अभी मेरा ख्याल है, अभी जो आपके एडवाइस आपके इंफॉर्मेशन के मुताबिक, हम्म कि अब मैं क्या करूं कि अब चूंकि मेरी इसी माह यानी कि फरवरी में मिस्ट्रीज की एप्लीकेशन डालूं नेचुरलाइजेशन की, हम्म और बच्चों को एज ए फैमिली नेचुरलाइजेशन ऐड कर दूं तीनों को। हम्म और इसमें मेरे सिर्फ 2-3 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन आया कि मुझे कोई स्पेशल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है उनको। सर बाकी चीजें सारी ठीक हैं, रेजिडेंसी, करेक्टर और बाकी कवरिंग लेटर में मैं वो फैमिली नेचुरलाइजेशन में स्पेसिफिकेशन करूं, और दूसरा उसके साथ मैं आके ये फरवरी में कर दूं ये एप्लीकेशन, या मुझे वाइफ के लिए 1 ईयर इंतजार करना पड़ेगा? ये 2 क्वेश्चन है सर। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। लेकिन जहाँ तक पहली बात है वाइफ की एप्लीकेशन की, कि जब वो नेशनलाइजेशन एप्लीकेशन डाल रही हैं, अगर एट दैट स्टेज उनका स्पाउस ब्रिटिश है तो उनको 1 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो नेशनलाइज एप्लीकेशन इमीडिएटली डाल सकती। तो एज लॉन्ग एज एट द पॉइंट ऑफ नेशनलाइजेशन एप्लीकेशन जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं उनके स्पाउस ब्रिटिश हैं, तो उनको 1 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं। इंडेफिनेट के बाद दे कैन मेक एन एप्लीकेशन। जहाँ तक बात आता है कि आप बीच में बच्चे ऐड कर सकते हैं, तो होम ऑफिस की जो गाइडेंस है इसके ऊपर, उसमें रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट की होती है बच्चों की, क्योंकि आप एक बात याद रखें कि जो नेशनैलिटी है ये होम ऑफिस की डिस्क्रेशन पे होती है। तो आपके लिए बेहतर है कि अगर आप बच्चों को ऐड करें अपनी एप्लीकेशन के अंदर तो गाइडलाइन को गो थ्रू करें जो उन्होंने फैमिली एप्लीकेशंस की दी हुई है, और उन्होंने उसमें हेडिंग्स दी हुई हैं कि अगर आप बच्चों को ऐड करें तो हम इन रिक्वायरमेंट्स को चेक करते हैं कि बच्चों के पास एंड आपकी जो दूसरे पार्टनर हैं उनके पास ये रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं। तो अगर आपकी वो रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं ओनली देन आप बच्चों की एप्लीकेशन डालें। एंड इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि आप कवरिंग लेटर में एक्सप्लेन करें कि जी ये आपकी डिस्क्रेशनरी रिक्वायरमेंट्स हैं, हम इन रिक्वायरमेंट्स को मीट में ज़ाहिर बात और इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स को रेजिडेंसी के भी गो थ्रू नहीं कर सकता बिकॉज शो का वो फॉर्मेट नहीं है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट आपसे करूँगा कि पॉलिसी के ऊपर जाकर रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करें, और अगर आप उन रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं दैन बिल्कुल ये अच्छी बात है कि कवरिंग लेटर में आप होम ऑफिस को एक्सप्लेन करें कि जी मेरी वाइफ अप्लाई कर रही है बिकॉज वो क्वालिफाई करती हैं, 1 साल का वेट करने की ज़रूरत नहीं बिकॉज मैं ब्रिटिश हूँ, और हम अपने बच्चे बीच में ऐड करें बिकॉज आपकी पॉलिसी कहती है अगर ये रिक्वायरमेंट्स पूरी है तो हम बच्चों को, रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं तो हम बच्चों को ऐड कर सकते हैं। ऑफ कोर्स में एक और रिक्वायरमेंट होती है कि आपके दूसरे पार्टनर के पास भी इंडेफिनेट या ब्रिटिश सिटीजनशिप है, तो वो आप फिर उसमें मेंशन करें। और उसके बाद उम्मीद ये की जाती है कि होम ऑफिस डिस्क्रेशन आपके फेवर में अप्लाई करेगा और बच्चों को भी साथ में सिटीजनशिप अवॉर्ड कर देगा।
اگر آپ کو پھر بھی تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے تو پھر کسی بھی کمپٹنٹ پرسن سے آپ مشورہ لے سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ آپ ان کو پوری فیس دیں تھرو آؤٹ لیگل اپلیکیشن کی، تو پھر آپ ان کو اس بات کے بھی صرف پیسے دے سکتے ہیں کہ وہ آپ کی پوری فائل پڑھ کے آپ کو آفیشیل ایڈوائس دے دیں کہ ہاں جی یہ میرٹ ہے، آپ بالکل اپلائی کریں اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ سو تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا۔ اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام طارق بھائی، میرے دو کوشچن ہیں چھوٹے چھوٹے سے۔ جی ایک یہ ہے، ایک تو وزٹ ویزے کے متعلق ہے۔ جی یو کے کا جو وزٹ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو میں نے اس کو چیک کیا، اس میں ٹریول انشورنس جو ہے وہاں وہ نہیں ہے، انسرسری نہیں ہے، مگر ورنہ جو ہے نارمل آپ کسی بھی ملک کا وزٹ ویزا اپلائی کریں تو اس میں ٹریول انشورنس تو ہوتی ہے، لیکن کیا یہ مانڈیٹری ہے یا نہیں ہے یو کے ویزے کے لیے؟ اور دوسرا میرا کوشچن یہ تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ویزا ریفیوزل ہو جائے تو اس کے کتنے ٹائم کے اندر اندر آپ اس کو پروٹوکول اپلیکیشن یو کے سے میں کر سکتے ہیں؟ اوکے، تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا۔ دیکھیں جہاں تک بات ٹریول انشورنس کی ہے تو وزٹ ویزے کے لیے ٹریول انشورنس مینڈیٹری ریکوائرمنٹ نہیں ہے، یا آپ کی مرضی ہے کہ اگر آپ ٹریول انشورنس چاہتے ہیں جس میں میڈیکل آ جاتا ہے اور نارمل ٹریول آ جاتا ہے تو وہ بالکل ایک انڈیویجول کی مرضی ہے۔ یو کے ویزا کی یہ مینڈیٹری ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم پری ایکشن پروٹوکول پہ۔ اگر آپ نے میرے پرانے شو دیکھے اور میں نے اسپیشل سے الگ وزٹ ویزے پہ بھی ایک شو کیا ہوا ہے، ویڈیو سوشل میڈیا پہ ہمارے چینل پہ وہ لگا ہوا ہے، جس میں نے ذکر کیا ہے کہ آل دو رائٹ آف اپیل نہیں ہے وزٹ ویزے کے اوپر، لیکن ڈیفینیٹلی آپ پری ایکشن پروٹوکول کر سکتے ہیں۔ پری ایکشن پروٹوکول یہ ہوتا ہے کہ جی یہ ڈیسیجن سے میں ناخوش ہوں اور آپ ہوم آفس کو یہ الٹیمیٹم دیتے ہیں کہ جی اپنا ڈیسیجن اوور ٹرن کریں، ورنہ ہم جوڈیشل ریویو کی اپلیکیشن ڈالنے لگے ہیں اپر ٹرائبیونل کے اندر، جو کہ پہلے زمانے میں اپلیکیشن ہوتی تھی ہائی کورٹ کے اندر۔ جو اپر ٹرائبیونل میں آپ جوڈیشل ریویو کی اپلیکیشن ڈالتے ہیں اس کے ٹائم لمٹ ہوتا ہے 90 ڈیز فرام دا ڈیٹ آف ڈیسیجن، یعنی کہ اگر آپ کا ڈیسیجن 10 سپٹمبر کو ہے تو اس میں 90 ڈیز آپ ایڈ کر لیں، وہ ٹائم فریم ہوتا ہے جس سے اندر آپ نے جوڈیشل ریویو کی اپلیکیشن لازمی ڈالنی ہوتی ہے اپر ٹرائبیونل کے اندر، جو کہ پہلے زمانے میں ہائی کورٹ میں ڈلتی تھی۔ تو ان ادر ورڈز آپ کے پاس وہ 90 ڈیز ہیں ٹو پلے اراؤنڈ۔ تو زیادہ تر لوگ یہی کرتے ہیں کہ پری ایکشن پروٹوکول امیجیٹلی کر دیتے ہیں اور اس کے اندر ہوم آفس کو 14 ڈیز یا 21 ڈیز دیتے ہیں، اور آپ چاہیں تو 7 ڈیز بھی دے سکتے ہیں، لیکن آئیڈلی 14 ٹو 21 ڈیز ہوتے ہیں پری ایکشن پروٹوکول کے اندر، اور پھر ہوم آفس اس کا جواب دیتا ہے۔ اینڈ بیسڈ آن دیٹ جواب آپ کے پاس پھر ڈپینڈنگ آن کتنی جلدی انہوں نے جواب دیا ہے وہ 90 ڈے کی ونڈو ہوتی ہے۔ سو ان ادر ورڈس جب آپ کے پاس ریفیوزل کا ڈیسیجن آتا ہے 90 ڈیز کے اندر آپ نے جوڈیشل ریویو کی اپلیکیشن ڈالنی ہے، تو بیچ کا پیریڈ پروٹوکول کا آپ جب مرضی یوز کر لیں۔ لوگ جلدی پروٹوکول کا پیریڈ اس لیے یوز کرتے ہیں کہ اگر پروٹوکول کے جواب آنے میں ہوم آفس 2 مہینے بھی لے لے تو کم از کم ان کے پاس وہ 90 ڈے کی ونڈو ہوتی ہے۔ تو سر یہ ونڈو ہے 90 ڈیز کی، آئی وش یو آل دا بیسٹ۔ آف کورس اکثر لوگوں کو یہ بات نہیں پتہ، میں آج بھی کسی سے بات ہو رہی تھی کہ اگر آپ کا وزٹ ویزا ریفیوز ہوتا ہے، یس رائٹ آف اپیل آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن آپ جوڈیشل ریویو کروا سکتے ہیں اس ڈیسیجن کا، اور جوڈیشل ریویو کا جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پری ایکشن پروٹوکول، جس میں آپ ہوم آفس کو الٹیمیٹم دیتے ہیں کہ جی ہماری نظر میں یہ آپ کا ڈیسیجن غلط ہے ان گراؤنڈس کے اوپر۔ اینڈ اکثر یہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ پری ایکشن پروٹوکول پہ ہی ہوم آفس اپنے ڈیسیجن کو ریکنسیڈر کر کے کبھی کبھی اوور ٹرن کر دیتا ہے۔ سو تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا۔ اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی طارق صاحب، مرزا حامد بات کر رہا ہوں میں۔ جی مجھے آپ سے 2-3 کوشچنس کرنے ہیں۔ جی 2 کوشچنس میرے سے ریلیٹڈ ہیں، ایک میرے دوست سے ریلیٹڈ ہے۔ جی پہلا کوشچن میرا یہ ہے کہ میں برٹش سٹیزن ہوں، اور میرے جو بچے ہیں وہ یو ایس میں پیدا ہوئے ہوئے ہیں، اور کیا میں ان کے لیے برٹش پاسپورٹ جو ہے وہ یو ایس میں رہتے ہوئے اپلائی کر سکتا؟ اوکے۔ اور میرا جو ایک بیٹا تھا وہ جب وہ پیدا ہوا تھا اس وقت میں برٹش سٹیزن نہیں تھا، اس وقت میں ورک پرمٹ پہ تھا، لیکن جو بقایا جو میرے بچے پیدا ہوئے ہیں جب وہ اس وقت میں برٹش سٹیزن تھا۔ جی تو کیا ان میں مطلب یہ بائی ڈیسینٹ دیں گے؟ اور دوسرا میرا کوشچن میری مدر کے لیے ہے، کیا ان کے لیے میں انڈیفینٹ جو ہے وہ اپلائی کرتا ہوں، کیونکہ میرے فادر کی لاسٹ ایئر ڈیتھ ہو گئی تھی، تو اب ہوتی تو میرے پاس ادھر جو ہے، لیکن کیونکہ اب میں یو کے موو ہونا چاہ رہا تھا یو ایس سے، تو میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کیا مطلب وہ میرے ساتھ اگر انہوں نے موو کرنا ہو تو انڈیفینٹ کے لیے کیا کنڈیشنز وغیرہ ہوں گی، کیا مجھے کرنا ہوگا؟ آلرائٹ، اینی ادر کویسچن سر؟
तीसरा क्वेश्चन मेरे दोस्त के लिए है, वो उसको यहाँ पे 17 ईयर्स हो गए हैं, कितने? वो स्टूडेंट बेस पे आया था, फिर उसकी एप्लीकेशन काफी वो चलती, वो रिफ्यूजल हो गया उसका ह्यूमैनिटेरियन बेस के ऊपर। जी। तो अब उसको 17 ईयर्स हो गए हैं, आप बताएंगे उसके लिए क्या, मतलब अगर ये फॉल करना चाहता है तो उसके लिए क्या उसके सर्कमस्टांसेस उसके लिए बेहतर रहेंगे। तो मैं टेलीफोन बंद करता हूँ, मैं आपका जो है वो ऑन एयर जवाब सुनूंगा प्लीज। ऑलराइट, थैंक यू सो मच यार आपकी कॉल का, थैंक यू। थैंक यू। देखें, मैं वेट कर लेता हूँ, फ़ोन रख लें और टीवी पे आ जाएं। देखें, जहाँ तक बात है ब्रिटिश सिटीज़नशिप की, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त पहचाना कि जब आपके कोई भी बच्चे यूएस में पैदा हुए हैं, ऑफ कोर्स यूएस में पैदा हुए तो बाय बर्थ यूएस सिटीजन्स होंगे, लेकिन अगर उनको ब्रिटिश सिटीज़नशिप आपने दिलवानी है तो एट द टाइम ऑफ द बर्थ बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनमें से कोई एक ब्रिटिश सिटीज़न हो, जो कि आपने बोला कि मैं ब्रिटिश सिटीज़न अपने बाकी बच्चों के लिए बना था, बाद में व्हेन दे वर बोर्न में उस वक्त ब्रिटिश सिटीज़न था, तो बिल्कुल आप ओवरसीज़ ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ओवरसीज़ मीनिंग अमेरिका में ही उनके लिए ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन वो किस स्टेट में रहते हैं, होम ऑफिस आपको बता देगा कि किधर लोकल एरिया में जाके आपकी वाइफ ने वो एप्लीकेशन जमा करानी है। ऑफ कोर्स आप इधर बैठे हैं तो आप कंसेंट के ऊपर साइन करेंगे कि मैं कंसेंट देता हूँ कि आप मेरे बच्चों को ब्रिटिश पासपोर्ट इशू करके दे दें। जहाँ तक उस एक बच्चे की बात है जो आपके ब्रिटिश सिटीज़नशिप से पहले पैदा हुआ है, ज़ाहिर बात है उस बच्चे को ब्रिटिश सिटीज़नशिप लेने के लिए इस मुल्क में आके अपना रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी, फिर वो क्वालिफाई करेगा सिटीज़नशिप के लिए थ्रू नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन। डिपेंड करता है कि हम कौन सी उनकी एप्लीकेशन आप बाद में डालते हैं। तो ये बात तो क्लियर होगी। एंड ऑफ कोर्स जिन बच्चों को आप सिटीज़नशिप दे रहे हैं अपनी बर्थ के बाद, वो होंगे ब्रिटिश सिटीज़न बाय डिसेंट, बिकॉज वो आपकी बेसिस के ऊपर उनको सिटीज़नशिप मिल रही है। फिर हम आगे आ जाते हैं जो आपने सवाल किया अपनी मदर के ऊपर। जहाँ तक मदर की बात है, बिल्कुल अगर आपकी मदर यहाँ आना चाहती हैं तो आप उन पे जो वीज़ा अप्लाई करेंगे वो वीज़ा होगा अडल्ट डिपेंडेंट वाला वीज़ा, जिसके ऊपर आपने सर्टन कंडीशंस को मीट करना है। अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं तो मैंने अडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए एक अलग से पूरा एक 20-15 मिनट्स की वीडियो भी की थी फ्यू इयर्स बैक, विच इज़ वेरी क्लियर कि आप किस तरीके से अडल्ट डिपेंडेंट एप्लीकेशन डाल सकते हैं। लेकिन 4 मेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मैं जनरली आपके साथ गो थ्रू करता हूँ। प्लीज़, दिस इज़ फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस, इसको आप एडवाइस ना समझेगा। एक रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपकी जो मदर हैं या आपके जो पेरेंट हैं वो इल हेल्थ, एज या किसी और डिसेबिलिटी की वजह से अपने डे टू डे काम परफॉर्म नहीं कर सकते। ये बहुत डिफरेंट बात है दैन जो पुराने केस होते थे जिसमें कहा जाता था कि अगर एज उनकी 65 से ऊपर हो गई है और अब वो फाइनेंशियली आप पे डिपेंडेंट है तो आप उनको बुलवा सकते हैं इधर। अब वो लॉ चेंज हो गया है। अब वो कहते हैं कि बिकॉज ऑफ एज, इल हेल्थ या कोई डिसेबिलिटी, दे आर अनएबल टू परफॉर्म दे डे टू डे टास्क, जिसमें आ जाता है सुबह उठ के अपनी हाइजीन का ख्याल रखना, दवाइयाँ लेना एंड खाना या बनाना। सेकंड बात आ जाती है कि कोई और जिस कंट्री में वो रह रही हैं कोई और अरेंजमेंट उधर नहीं हो सकती, दैट कैन बी अफोर्डेबल का तो वर्ड इतना यूज़ नहीं हुआ, लेकिन जो अरेंज हो सकती है उनके लिए, उनकी देखभाल के लिए। थर्ड रिक्वायरमेंट है कि कोई और फैमिली मेम्बर ऐसा नहीं है जो उनकी देखभाल कर सकता है आपकी जगह, इफ़ शी इज़ लेफ्ट इन दैट कंट्री जहाँ भी वो रह रही हैं। एंड आखिरी चीज़ है कि इस मुल्क में यू हैव एडिक्वेट अकोमोडेशन एंड मेंटेनेंस, कि आप उनका ख्याल रख सकते हैं। तो जो की एलिमेंट होता है वो पहला वाला है जिसमें आपने मेडिकल एविडेंस देना है, फॉर्म ऑफ अ डॉक्टर्स रिपोर्ट, जो आपके उनकी मदर के डॉक्टर हैं, कि जी किस वजह से यू आर सेइंग कि वो थ्रेशोल्ड मीट हो रहा है कि शी इज़ अनएबल टू परफॉर्म हर डे टू डे टास्क। अगर ये चीज़ आप मीट नहीं कर पाते तो फिर अनफॉर्चुनेटली आप पहले टेस्ट में ही फेल हो जाते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स ये देखना पड़ता है कि किस मुल्क में रह रही हैं, उधर कोई और अरेंजमेंट हो सकती है या नहीं, और कौन कौन से फैमिली मेम्बर हैं जो उनकी देखभाल कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते वाई नॉट। तो इस एप्लीकेशन की अच्छी बात ये होती है कि अगर ये वीज़ा आपको मिल जाए पेरेंट्स को या अडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव्स को, तो फिर आपको डायरेक्ट इंडेफिनिट लीव टू एंटर मिलता है, जो कि कन्वर्ट हो जाता है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। तो बिल्कुल किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं जो आपकी ऑब्जेक्टिवली आपसे बल्कि रादर सब्जेक्टिवली आपसे इंफॉर्मेशन ले, और फिर वो आपको बताए कि हाँ ये इंफॉर्मेशन की बेस पे आपका केस बनता भी है या नहीं। अब आ जाते हैं जो आपका आखिरी सवाल था कि आपके फ्रेंड को यहाँ 17 ईयर्स हो गए। अब इससे पहले मैं इसका जवाब दूँ, मुझे कान में बताया जा रहा है कि तारिक भाई हमारे पास ब्रेक का टाइम हुआ है, और अच्छी बात है इस ब्रेक में मैं ये भी ज़रा अपना ठीक कर लूँ। तो लेट्स गो ऑन अ ब्रेक। ब्रेक से वापस आके मैं पहले आपके थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का जवाब दूंगा, एंड देन वील टेक सम मोर कॉल्स। सो इंशाल्लाह ताला सी यू आफ्टर द ब्रेक, एंड देन आई विल टेक सम मोर कॉल्स।
वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। ब्रेक पे जाने से पहले एक कॉल आई, मैंने उनके आई थिंक पहले 2 पार्ट्स का जवाब दे दिया था। उनका तीसरा पार्ट अपने फ्रेंड के लिए था कि उनको यहाँ 17 ईयर्स हो गए हैं और अगर कोई प्रॉस्पेक्ट है उनका यहाँ किसी भी एप्लीकेशन का। तो देखें, जनरल तो ये था कि 2012 जुलाई में प्राइवेट लाइफ एंड फैमिली लाइफ के ऊपर कोई नए कवानीन आए, जिनमें से सबसे पॉपुलर ये था, अनपॉपुलर मैं बोलूँगा बिकॉज उससे पहले कानून होता था अगर आप इलीगल इस मुल्क में 14 ईयर्स से हैं तो आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिल सकता था। उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया 2012 जुलाई में। नया कानून लेके आए कि अगर आप 20 ईयर्स से लीगल हैं इस मुल्क में तो फिर हम आपको 2.5 साल का वीज़ा देंगे और फिर 2.5 साल के 4 एक्सटेंशंस के बाद 10 ईयर्स के बाद आप सेटलमेंट अप्लाई कर सकते हो। इन अदर वर्ड्स, पहले 2012 से पहले जो इलीगल थे 14 ईयर्स के अंदर वो सेटलमेंट ले सकते थे और अब 30 ईयर्स के बाद आपको सेटलमेंट मिलती है बिकॉज ऑलमोस्ट 20 ईयर्स आप इलीगल रहे, उसके बाद 10 ईयर्स आपने और एक्सटेंशन लिया, फिर ऑलमोस्ट 30 ईयर्स के बाद आपको सेटलमेंट मिलती है। अनलाइक जो उन्होंने बीच में अभी पॉलिसी निकाली थी अक्टूबर में कि यू आर वन ऑफ द यंग अडल्ट्स 18 to 25 के बीच में, तो फिर आप सर्टन कंडीशंस अगर मीट करें तो आप ऑफ कोर्स जल्दी भी अपनी अर्ली सेटलमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जहाँ तक आपके फ्रेंड की बात आती है, अगर वो प्राइवेट लाइफ के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो 2 तरह के कानून उन पे अप्लाई होते हैं। एक तो ये कि वो अपने 20 ईयर्स पूरे कर लें, चाहे लीगल हों इस मुल्क में, तो फिर वो 2.5 साल का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं प्राइवेट लाइफ में। अगर वो 20 ईयर्स से पहले एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो कानून ये कहता है कि आपने ये प्रूव करना है कि देयर वुड बी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल्स आपके लिए कि आप इंटीग्रेट नहीं हो सकते अपने होम कंट्री में जाके, और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसका एक आपको ब्रेक डाउन देना होता है जो होम ऑफिस ने अपनी वेबसाइट पे और अपनी गाइडेंस में दिया हुआ है। तो इट्स बेसिकली अ बैलेंस शीट एक्सरसाइज कि जी ये रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं इंटीग्रेट नहीं हो सकता, देयर विल बी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल कि मैं इंटीग्रेट नहीं हो सकता अपने कंट्री में वापस जाके। अब वो एक ऐसा टेस्ट है कि जिसके ऊपर बड़ा सब्जेक्टिव एनालिसिस करना होता है, तो शो का वो फॉर्मेट नहीं है। अगर आप किसी भी लायक, काबिल या कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएंगे, वो होम ऑफिस की पॉलिसी प्रिंट करेंगे, आपके साथ रखेंगे और एक तरह से टिक करना शुरू हो जाएंगे कि हाँ जी ये चीज़ आप पे अप्लाई होती है या नहीं होती। एंड विद इन 15 मिनट्स में आपको पता चल जाएगा लाइक अ स्कोर कार्ड कि मेरिट के आपके केस के अंदर आया, आप क्वालिफाई करेंगे अगर आप इस रूट पे जाएंगे या मुश्किल हो जाएगी। सो एटलीस्ट आप अपने मेरिट के ऊपर कंसिडर कर सकते हैं केस को। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप कहीं भी जाते हैं, और ये मैं उनके लिए भी स्पेशली बोलता हूँ जो मुझे आज भी किसी का फ़ोन आया था, ब्रिटिश खातून के साथ शादी कर रहे हैं और उनको इनसमाउंटेबल टेस्ट का नहीं पता था। तो देखें, ये वो वाली चीज़ें होती हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ये ज़रूर पूछें कि जी किस वजह से मेरा केस मेरिट पे नहीं उतरता और क्या रिक्वायरमेंट है कानून की, ताकि आप उसके बाद ये देख सकते हैं कि आपका केस मेरिट पे उतरता है या नहीं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तारिक सर, जी, कैसे हो? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से सर, आप बहुत बताएं। अच्छा प्रोग्राम जा रहा है आपका, माशाल्लाह, बहुत हेल्प होती है हम सबको। थैंक यू सर। और मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे वीजा मेरा और मेरा अप्रैल में 10 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो मैं ILR के लिए क्या सेम सर्विस यूज कर सकता हूँ? ये सर्विस अवेलेबल है और अगर है तो उसके चार्जेस कितने हो सकते हैं सर, ये आप प्लीज बता दें। थैंक यू। देखें, थैंक यू। जो सेम डे सर्विस है उसको हम सुपर प्रायोरिटी बोलते हैं, उसके वो 800 एक्स्ट्रा लेते हैं। तो रिसेंटली तो ये हो रहा था, होम ऑफिस सर्टन एप्लीकेशंस में प्रायोरिटी सर्विस दे रहा था और सर्टन एप्लीकेशंस में आपको रात 1 बजे, एंड यस 1 बजे रात को लॉग इन करके चेक करना है कि आपको सुपर प्रायोरिटी सर्विस मिल रही है या नहीं मिल रही। कुछ अर्सा पहले कोविड की वजह से उन्होंने टेम्परेरी सस्पेंड की हुई थी सर्टन सर्विसेज जो अब वापस खोल दी हैं। इनफैक्ट तो वो डिपेंड करता है कि जब टाइम राइट होगा आप अप्लाई करेंगे, एंड अगर आपको दिन के वक्त वो सर्विस नहीं मिल रही तो फिर आप रात 1 बजे, अभी तक तो यही चल रहा है कि रात 1 बजे लॉग इन करके देखेंगे तो आपको सुपर प्रायोरिटी सर्विस मिल रही होती है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्रैल में क्या होता है वी डू नॉट नो। कोविड की सिचुएशन किस तरीके से होती है कि होम ऑफिस शायद टेम्प्रेरी तौर पे सस्पेंड कर दे सर्विस को, वी डोंट नो एट द मोमेंट। तो मेरे ख्याल से आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि वेट करके जब अप्रैल का टाइम आएगा तो देखें एप्लीकेशन भर के कि सुपर प्रायोरिटी सर्विस आ रही है, और अगर नहीं आ रही तो रात 1 बजे लॉग इन करके दोबारा देखें आ रही या नहीं आ रही 1-2 दिन तक, और अगर फिर भी नहीं मिल रही दैट मीन्स कि उस स्पेसिफिक कैटेगरी पे होम ऑफिस ने सुपर प्रायोरिटी सर्विस सस्पेंड की हुई है इस वक्त। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक हो जी? मैं बिल्कुल खैरियत से, थैंक यू। मैं आपसे कोई सवाल दो करने थे, पूछने थे।
सवाल मैं अपनी बीवी को 2013 में लेकर आया था स्पोर्ट्स वीजे पर, जी वो फिर एक्सटेंशन के कराने के किया, लेकिन वो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। फिर मुझे हम अपील पर गए, जी फिर इसके बाद फिर कोर्ट में गए, कोर्ट ने फिर वो रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर फिर दिया, ठीक। दोबारा हमने न्यू एप्लीकेशन डाली, तो वो पासपोर्ट जो था वो होम ऑफिस के पास था। जी तो फिर दोबारा जब एप्लीकेशन डाली तो वो बेटे तो मेरी पूरी थी, लेकिन जो था वो टेस्ट करता था पास, वो नहीं हो सका क्योंकि पासपोर्ट नहीं था। कौन सा टेस्ट पास नहीं हो सका? टेस्ट जो नहीं होता, जब एप्लीकेशन डालो तो टेस्ट देना होता है पहला, अच्छा, इंग्लिश टेस्ट। इंग्लिश टेस्ट, तो वो नहीं था, तो वो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। फिर हमने दोबारा फिर डाली एप्लीकेशन, जी तो फिर उन्होंने तकरीबन 2 हफ्ते हो गए, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। जी रिफ्यूज किया तो वो उन्होंने, मेरे वकील ने मुझे फोन किया कि वो उन्होंने 2 हफ्ते अपील के दिए है, दोबारा अपील कर सकते हो। जी तो फिर मैं दोबारा फोन किया उसकी तरफ, तो वो बोलता है 1 महीना है। फिर बोलता है कि मेरा रजिस्टर बोल रहा है कि 3 महीने होते हैं। तो वो अभी आज रात को इमिग्रेशन मेरे घर में आ गई, और 4-5 आदमी सुबह मेरे घर में आ गए। वो तो लेकर नहीं गए, वो बोलते हैं कि आप क्वार्टर में बेल करानी पड़ेगी। जी तो ये बात मैं पूछना था, ये क्या मैं क्या करूं इसके बारे में? ओके, सबसे टाइम कितना देते हैं? जी मैं भी अर्ज़ कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए कि किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं, ताकि वो आपको खुल के बताए कि आपके केस में मेरिट कितना है। बिकॉज़ एक चीज़ मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि पैसा ज़ाया ना करें। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि अगर मैं पैसा लगा रहा हूँ अपने केस के अंदर, तो उसके अंदर मेरिट क्या है। तो अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं, ताकि वो आपको सही तरीके से समझाए कि आपको आगे क्या करना चाहिए। अब आ जाते हैं आपके सिनेरियो में। होता ये है कि जब आप कोई भी ह्यूमन राइट एप्लीकेशन डालते हैं, आपको होम ऑफिस राइट ऑफ अपील देता है, और आप फिर फर्स्ट ट्राइब्यूनल में जाके अपील करते हैं। अगर आप मल्टीपल ह्यूमन राइट एप्लीकेशन डालें, तो होम ऑफिस आगे से जवाब दे के कहते हैं हमने लास्ट टाइम आपको राइट ऑफ अपील दी थी, इस दफ़ा आपने जो दोबारा एप्लीकेशन की है सब कुछ वही ग्राउंड्स हैं, हम आपको दोबारा राइट ऑफ अपील नहीं देते। जब होम ऑफिस आपको राइट ऑफ अपील नहीं देता, तो फिर आपके पास सिर्फ ये ऑप्शन रह जाती है कि आप जुडिशल रिव्यू करें उस डिसीजन के ऊपर। तो जब आप जुडिशल रिव्यू के लिए जाते हैं, जो कि मैं, अगर आप मेरा शो पहले देख रहे हो, मैंने पहले भी जिक्र किया, तो फिर आप अपर ट्राइब्यूनल में एप्लीकेशन डालते हैं जुडिशल रिव्यू की, जो कि पहले ज़माने में हाई कोर्ट में एप्लीकेशन होती थी। तो जो टाइम फ्रेम है जुडिशल रिव्यू एप्लीकेशन डालने का, वो 3 मंथ्स होता है। यानी कि जब आपको डिसीजन मिला है, उसके 3 मंथ्स के अंदर आपने जुडिशल रिव्यू की एप्लीकेशन डालनी है। तो मेरे ख्याल से जो आपके जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि लास्ट टाइम जब आपको राइट ऑफ अपील मिला है, तो क्योंकि इन कंट्री राइट ऑफ अपील मिला है, तो एक सर्टन डेज़ के अंदर आपने अपील को दायर करना होता है। लेकिन जब आपको राइट ऑफ अपील नहीं मिलता, तो फिर आपको जुडिशल रिव्यू डालना पड़ता है, जिसका टाइम फ्रेम 3 मंथ्स का है, यानी कि 90 डेज़ का है। अब इशू ये आ जाता है कि आपको करना क्या चाहिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं अपना मशवरा लेने के लिए, क्योंकि देखें, जुडिशल रिव्यू 2-2,500-3,000 का डालने की बात नहीं है। डाल के आपको केस में क्या मेरिट है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको किसी सही जगह जाना चाहिए। अब आ जाते हैं होम ऑफिस के ऊपर। होम ऑफिस ने अपनी जो इन्फोर्समेंट थी वो सस्पेंड करके रखी हुई थी ऑलमोस्ट 2 साल तक बिकॉज ऑफ कोविड, लेकिन अब उनकी जो इन्फोर्समेंट है वापस शुरू हो गई है। होम ऑफिस का व्यू ये है कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन नहीं डाली हुई, तो हम आके आपको पकड़ेंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई ना कोई एप्लीकेशन डालें। तो लेकिन वही बात आ जाती है कि सिर्फ एप्लीकेशन फॉर द पर्पस ऑफ डालें ना, अगर मेरिट है तो फिर करें। तो होम ऑफिस शायद जो आई थी आपके घर, वो ये बोलने के लिए कि अगर आप कोई एप्लीकेशन नहीं डाल ले, तो आएँ और बेल का हमसे चार्जशीट लें, ताकि हम आपको बेल की कंडीशन दें, और उसके बाद उस कंडीशन की बेसिस पे उन्होंने रिपोर्टिंग करनी होगी, एंड बेल पे हम उनको छोड़ देंगे। तो आया अब आपको क्या करना चाहिए, रियली मैटर्स के केस में मेरिट कितना है। तो उसके लिए अगर आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएंगे, तो वो फिर आपको बताएगा, बिकॉज जो आपके केस की सिचुएशन है, आपको केस जीतने के लिए, अगर आपकी रिलेशनशिप जेन्युइन है और आपकी शादी हुई है या 2 साल से इकट्ठे रह रहे हैं, और क्योंकि उनके पास अगर वीज़ा नहीं है, तो आपको इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल का टेस्ट पास करना होगा, अगर आपकी रिलेशनशिप में बच्चे भी नहीं हैं। और मैं बड़ा सरप्राइज्ड होता हूँ कि लोगों को ये नहीं पता कि इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल टेस्ट क्या है। इससे सिंपल कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि होम ऑफिस ने
अपनी वेबसाइट पे बोला हुआ है कि हम किस चीज़ को इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल कंसिडर करते हैं। और जिन लोगों का तजर्बा है, यानी कि जो लोग बहुत सारे इमिग्रेशन के केसेस करते हैं, इस फील्ड में उनका तजर्बा है, वो यकीन करें 15-20 मिनट आपसे पूछ के आपकी रिलेशनशिप के बारे में 15-20 मिनट बाद आपको बता देंगे कि इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल कोई आपके केस में अप्लाई होता है या नहीं होता। बिकॉज अगर ओनली इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल आपके केस में अप्लाई होता है, देयर इज़ अ चांस कि आपको 10 ईयर रूट पे, पार्टनर रूट पे आपके पार्टनर को वीज़ा मिल जाएगा। बिकॉज अगर इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल अप्लाई नहीं होता, फिर आप चाहे जितना मर्जी चक्कर मार लें, अगर कोई एक्सेप्शन आपके केस पे अप्लाई नहीं होती तो फिर वीज़ा नहीं मिलेगा, आपके पैसे इसी तरीके से ज़ाया होते रहेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसलिए आप किसी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं जो कि फिर आपको मशवरा दे कि आपको आपके केस में क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। जी अच्छा सर, मेरा सवाल कुछ अपने बेटे से मुतालिक है। 2013 में हमने उसको अप्लाई किया था इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए। उसमें 1.5 महीने का उसमें गया था, वो पाकिस्तान में जा रहे, तो उसकी अपील भी थी, ये रिजेक्ट हो गई। उसके बाद 2016 तक हम उसको अप्लाई करते रहे, उसके लिए अपील भी करते रहे, और फाइनली अक्टूबर 2016 में वो अपने खर्चे पे, अपने एक्सपेंसेस से वो चला गया पाकिस्तान वापस। अब उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट डिपेंडेंट के लिए, वो अपने बच्चों के साथ, मिसेज उसकी स्टूडेंट होंगी। तो उसमें अब हमने आपसे पूछना ये है कि इसका ओवर स्टे का और इमिग्रेशन ब्रीच का जो है सिलसिला है, उसमें हमें क्या उनको बताना चाहिए, और मतलब हिस्ट्री के बारे में, ट्रैवलिंग हिस्ट्री के लिए। और दूसरा ये है कि क्या क्या एहतियाती तदाबीर हमें रखनी चाहिए कि जो हमें मुश्किलात कम से कम पेश आए, और वीजा देने में क्या ज्यादा टाइम लगाएंगे उस बच्चे के लिए, तो काइंडली अगर आप एक्सप्लेन कर सकें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। देखिए, दो बातें मैं हर एक को बोलता हूँ जो इस टाइप के सिनेरियो में हो। एक बात ये कि हर चीज़ डिक्लेयर करें, कोई चीज़ छुपानी नहीं है। और सेकंड चीज़ कि प्लीज़ जस्टिफिकेशन देने ना शुरू कर दिया करें। इट इज़ बेटर कि आप एडमिट करें कि अगर ओवर स्टे किया है, और माफ़ी मांगें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से कि ठीक है, हमारा जो प्रीवियस एक्शन था वो एडवर्स था, हम हाथ खड़ा करता हूँ, मैं अब चाहता हूँ कि फ़्रेश स्टार्ट लूँ अपनी लाइफ के अंदर, तो प्लीज़ मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी जाए कि मैं वापस आके अपनी ज़िंदगी को कंटिन्यू करूँ अपनी पार्टनर के साथ, बिकॉज़ वो वहाँ पढ़ने जा रही है। ज़्यादातर जो मैं लोगों में देखता हूँ ना, वो क्या करने की कोशिश करते हैं कि जस्टिफाई करते हैं कि जी हमने ओवर स्टे क्यों किया, जी उसकी गलती थी, इसकी गलती थी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इज़ नॉट कंसर्न्ड विद दैट। वो ये देखना चाहते हैं कि आपको एहसास भी हुआ है कि जो आपका कैरेक्टर था वो एडवर्स था हमारे साथ, आपने ओवर स्टे किया, क्या आपको उस अपनी गलती का एहसास भी है या नहीं। अगर आप अपने कवरिंग लेटर में अपने एहसास को पोर्ट्रे करेंगे तो देयर इज़ मैं ये नहीं कहता कि 100% वो आपको वीज़ा देंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे केस वर्कर की डिस्क्रेशन पे है, क्योंकि हर वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर ये रिक्वायरमेंट है कि उन्होंने आपका पास्ट इमिग्रेशन बिहेवियर देखना है इस मुल्क के अंदर, और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है आपसे, वो आपको वीज़ा रिजेक्ट कर सकते हैं, इवन ऑन स्पाउस। पहले ये होता था कि ओवर स्टे स्पाउस वीज़ा पे एडवर्सली इफेक्ट नहीं होता था, अब इवन ऑन स्पाउस वीज़ा वो रिजेक्ट कर सकते हैं, यानी कि ब्रिटिश स्पाउस वीज़ा रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आपने लास्ट टाइम ओवर स्टे किया था। एंड ऑफ कोर्स अपील करके आप फाइट करेंगे उस केस को। इधर तो स्पाउस वीज़ा भी नहीं है, स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सब कुछ सच सच बताएं, और एक तरह से अपनी शो करें, रिग्रेट करें कि मैंने ये सारी हरकत की है कवरिंग लेटर में, ताकि ऑनेस्टली होम ऑफिस को बताएं कि हाँ मैं अपने हाथ खड़े करता हूँ, मुझसे गलती हुई है, प्लीज़ अब मुझे मौका दिया जाए ताकि मैं अपनी फैमिली प्राइवेट लाइफ अपने पार्टनर के साथ गुजार सकूँ जो स्टूडेंट के तौर पे उस मुल्क में जा रहा है। क्योंकि अगर होम ऑफिस रिफ्यूज़ करता है, जो दे हैव एवरी राइट टू रिफ्यूज़, तो फिर स्टूडेंट डिपेंडेंट को अपील का राइट नहीं है, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू का राइट है। तो फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू करेंगे, और अगर वो रिव्यू भी नाकामयाब होता है, देन दे विल गो फॉर जुडिशल रिव्यू। सो थोड़ा डिफरेंट बात हो जाती है देन स्पाउस वीज़े के अंदर जो ब्रिटिश के साथ करते हैं, इंडेफिनेट वालों के साथ करते हैं, अपेंडिक्स FM के अंदर करते हैं, बिकॉज एटलीस्ट आपको वहाँ मौका मिलता है जज के आगे बात करने का, जबकि स्टूडेंट डिपेंडेंट को जज के आगे बात करने का मौका नहीं मिलता। तो इस बात का ख्याल रखें कि प्लीज़ डिफेंड करना ना शुरू हो जाएं कि जी क्यों ये सब कुछ हुआ था। रादर कि यू ओन अप टू इट, जो भी हुआ है उसको एडमिट करें कि हाँ हमसे गलती हुई, ओवर स्टे हुआ, एंड वो कहते हैं ना कि रिग्रेटफुलनेस शो करके आप कवरिंग लेटर में उनसे रिक्वेस्ट करें कि आपको वापस एंट्री दी जाए एज अ डिपेंडेंट स्टूडेंट।
مجھے بتایا جاتا ہے کہ ہمارا بریک کا ٹائم ہونے کو آیا. بریک پہ جانے سے پہلے میں لاسٹ ٹائم بھی نہیں بولا, تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ سوشل میڈیا پہ اس شو کو دیتے ہیں. پلیز کیپ ڈوئنگ دیٹ. لیٹس گو آن اے بریک. بریک سے واپس آ کے کالس کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. سو ان شاء اللہ تعالیٰ سی یو آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ٹو دا شو امیگریشن ود طارق. اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم طارق بھائی. وعلیکم السلام. طارق بھائی میرا سوال یہ ہے کہ میرا ایک بھائی ہے اور اس کی بیٹی ہے. جی. تو وہ پاکستان سے آئے ہیں. ان کے باپ کے پاس اسپینش پاسپورٹ تھا اور وہ اسپینش اس پہ آئے ہیں اپنے فیملی جو نہیں ہوتا ویزا ڈیپینڈنٹ ہے اپنے پہ. تو کیا ہم اس بچی کی شادی کر سکتے ہیں؟ لڑکا اسٹوڈنٹ ہے یا بیسٹ اسٹوڈنٹ بیس پہ آیا ہوا ہے تو اس کی شادی ہو سکتی ہے ان سے؟ تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. شادی میں کوئی پرابلم نہیں ہے بیکاز ایز لانگ ایز وہ میرٹیبل ایج میں ہیں بالکل شادی کر سکتی ہیں, لیکن وہ بعد میں اپنے اسپاؤس کو اسپانسر نہیں کر سکتی بیکاز اپینڈکس ایف ایم میں ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پری سیٹل اسٹیٹس ہے تو آپ کو یورپین نیشنل ہونا ہے. کیونکہ جو ان کی بیٹی ہیں وہ پاکستانی نیشنل ہیں اور وہ ڈپینڈنٹ ویزے پہ ہیں اپنے فادر کے, تو ان کے پاس جو پری سیٹل اسٹیٹس 5 ایئرس کا ہے وہ بالکل ہے, لیکن شی از ناٹ ہر سیلف این EU سٹیزن. تو اپینڈکس ایف ایم میں وہ نہیں آتی. ان کو پہلے اپنا 5 سال کے بعد انڈیفینٹ لینا ہے. جب بھی ان کے 5 سال پورے ہوں گے اور جب ان کے پاس انڈیفینٹ آ جائے گا تو پھر وہ اپنے اسپاؤس کو اسپانسر کر سکتی ہیں. تو اگر یہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں یا ایکسپیکٹڈ ہسبینڈ اگر وہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ تو آف کورس ان کو کسی طریقے سے پھر گریجویٹ ویزا لینا ہے اور پھر اسکلڈ ورکر کے اوپر ویزا لینا ہے تاکہ وہ اس ملک میں 5 سال تک رہ لیں, تاکہ بعد میں جب ان کی وائف انڈیفینٹ حاصل کر لیں تو وہ اپنے ہسبینڈ کو اسپانسر کر لیں. شادی البتہ بالکل کر سکتے ہیں, لیکن اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں شادی کو اسپانسر ویزے کے بیسس پہ لے کے کہ شادی ایک الگ معاملہ ہے, بعد میں ان کو ویزا دلوانا ایک الگ ایشو ہے. تو شادی بالکل کر سکتے ہیں لیکن ان کو سوئچ نہیں کر سکتے اپنے ویزے پہ جب تک ان کے پاس خود انڈیفینٹ نہیں ہو جاتا. سو تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر. جی سر, میں آپ سے وہ پوچھنا یہ ریگارڈنگ یہ EU سیٹلمنٹ اسکیم ہے. جی. تو میں نے وہ اپلائی کیا تھا پیپر اپلیکیشن تھرو سولسٹر. تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک وہ BRP مجھے ایشو نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو میں ورک الاؤڈ کر دیا ہوا. ٹھیک ہے. میری شادی رجسٹرڈ ہوئی تھی اٹلی میں. ٹھیک ہے. میری وائف برٹش. تو ابھی تک انہوں نے جب میں کال کرتا ہوں تو وہ لائنز بھی نہیں ہیں. تو آپ اس متعلق کچھ گائیڈ کر سکتے ہیں کہ وہ کب تک آ جائے گا؟ کیونکہ میں نے دسمبر 2020 میں اپلائی کیا تھا. ایک دفعہ انہوں نے مجھے ریفیوزل بھیجا ہے اپریل میں. پتہ نہیں کوئی لائر نے پتہ نہیں اپلیکیشن صحیح سینڈ نہیں کی یا کیا ہوا تھا. اس کے بعد دوبارہ انہوں نے اپلیکیشن بھیجی ہے اپریل 2021 میں. تو اس کے بعد سے لے کے ابھی تک انہوں نے مجھے اگست میں ایک لیٹر بھیجا تھا اور ساتھ میری وائف کو اور میرا پاکستانی پاسپورٹ واپس بھیج دیا تھا. اٹالین کارڈ میرا انہی کے پاس ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے مجھے مطلب ایک یونیک ID ریفرنس نمبر اور پیپر دے دیا کہ ابھی آپ کا ڈیسیژن پینڈنگ ہے. تو کافی ٹائم سے ہو گیا. تو وکیل بھی جو میں نے اپنے لائر جو میں نے ہائر کیا ہوا تھا وہ بھی فون پہ کوئی صحیح بات وہ آتی نہیں ہے. میں نے ای میلز بھی کافی کی ہیں. تو آپ مجھے گائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ ابھی اس کے لیے فردر میں کیا کر سکتا ہوں؟ تھینک یو سو مچ جی. پہلے میں آپ کو 3 باتیں بتاتا ہوں. پہلے سب سے آسان بات بتاتا ہوں, پھر 2 مشکل بتاتا ہوں. دیکھیں, ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ ہوم آفس کے ساتھ کوئی پریشر نہیں دے سکتے. ایک زمانے میں تھوڑا سا پریشر چلتا تھا, اب کووڈ کی وجہ سے بالکل بھی نہیں چلتا. آپ سمجھ لیں ہم لوگ کورٹ جاتے ہیں, ہوم آفس بنڈل بھی نہیں دیتا, اپنا بندہ بھی نہیں بھیجتا, پھر بھی جج کچھ بھی نہیں کہتا کورٹ کے اندر. اگر ہم لوگ غلطی سے بنڈل لیٹ بھیجیں, بڑی اسٹرکٹ گائیڈ لائنز ہوتی ہیں اس کے اوپر. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر کوئی اس طرح چلتا ہے, بٹ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہوم آفس کو لیوریج بہت ہے کووڈ کی وجہ سے, بیکاز ان کے پاس بہت پریشر ہے اس وقت کام کا. تو میں ہر شخص سے ایک بات ریکویسٹ کے طور پہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ہوم آفس سے ڈیل کر رہے ہیں تو پلیز بی پیشنٹ. کوئی اس طرح کی سسٹم نہیں ہے کہ آپ ان کو بار بار
बोलेंगे तो वो किसी तरीके से जल्दी डिसीजन लेंगे। आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि एक दफ़ा रिक्वेस्ट कर दें होम ऑफिस, अगर कोई अच्छा केस वर्कर हुआ जल्दी डिसीजन देगा, अदरवाइज़ टाइम लगेगा। और आजकल हर शख्स का टाइम लग रहा है, 8-9 मंथ्स इज़ एवरेज, और अगर आपका डिसीजन पहले आ रहा है देन यू आर लकी। जो बाकी 2 ऑप्शंस आपके पास हैं, एक जो बड़ी कॉमन है और अब आजकल वो अप्लाई नहीं हो रही, कि आप अपने एमपी से रिक्वेस्ट करें और एमपी को बोलें ईमेल के ऊपर कि प्लीज़ ये मेरा रेफरेंस नंबर है, आप होम ऑफिस को बोलें मेरा डिसीजन करके दे दें। आजकल जो मुझे जिन लोगों से मैं डील करता हूँ बता रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि जी हमारे एमपी भी हमें मुड़ के कह रहे हैं कि जी आजकल कोविड का एरा है और हम लोग भी इतना ज़्यादा होम ऑफिस को प्रेशर नहीं देंगे। तो कहने का मतलब कि एमपीज़ भी कुछ लोगों के स्टेप बैक कर गए हैं कि हम होम ऑफिस को तंग नहीं करेंगे, बिकॉज होम ऑफिस आजकल बिजी बहुत है। बिकॉज होम ऑफिस सिर्फ इमिग्रेशन नहीं करता, और भी बड़ी चीज़ें देखता है। जो तीसरी ऑप्शन है, जो कि बिल्कुल नहीं करनी चाहिए क्योंकि एक्सपेंसिव बहुत है, कि आप होम ऑफिस को चैलेंज करें जुडिशल रिव्यू के अगेंस्ट कि जी मुझे मेरा डिसीजन चाहिए, बिकॉज वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है और उसमें आप ये नहीं बोल रहे कि मुझे मेरा वीज़ा चाहिए, आप सिर्फ ये बोल रहे हैं कि मुझे डिसीजन चाहिए। तो इतना पैसा लगा के जब डिसीजन आए और खुदा न खास्ता आपके हक़ में ना आए, तो और ये भी चांस है कि जज बोले कोर्ट के अंदर जब आप जुडिशल रिव्यू करें कि इतना टाइम बड़ा रीज़नेबल है कंसिडरिंग द कम्प्लेक्सिटी ऑफ योर केस। आप कंप्लेन भी होम ऑफिस के ख़िलाफ़ रेज़ कर सकते हैं, जो कि सबसे बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि वो एक अलग ऑनलाइन कंप्लेन प्रोसीजर है जिसको आप फॉलो करें। लेकिन वही बात आ जाती है कि जब तक आपके केस में एटलीस्ट 12 मंथ ना हो, मेरे ख्याल से आप सब्र से वेट कर लें। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आजकल जो पैंडेमिक के अंदर सूरत हाल चल रही है, जिसमें देखा जाएगा कि होम ऑफिस को काफ़ी लेवरेज दी जा रही है हर जगह, बिकॉज पैंडेमिक की वजह से दे अंडरस्टाफ्ड, ओवरवर्कड। और अगर वो बोलते हैं कि हमें थोड़ा टाइम लग रहा है बिकॉज आपके डॉक्यूमेंट्स थोड़े कम्प्लेक्स हैं और हमें थोड़ा टाइम लग रहा है उसको असेस करने में, दैट इज़ वेरी आप समझ लें एक्सेप्टेबल मोस्ट जजेस के आगे। सो देयर यू आर। सो प्लीज़, सब्र के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। सो प्लीज़ पेशेंटली आप थोड़ा वेट कर लें। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। Hello, Islam. वालेकुम अस्सलाम। Yeah. I'm inquiring about uncle. Yes. Long time ago, he was here and he had a British nationality, but his children are not the nationality. They were born before he had a British nationality. But is it possible that he can bring his grandchildren? I mean, he's not here in this world now, but is it possible we can apply for the kids so they can come on his nationality, British nationality? He also worked here, and we got all the papers, everything we have. Okay, thank you so much. Now, I have explained in the past, because somebody else rang in for ancestry visas, where you could make an application based on your ancestral background. Now, I won't say it's a very complex area of law, but in this area of law, there are a lot of questions, there are a lot of moving parts. You have to ask a lot of questions and then try to fit the tree in. And if everything works perfectly, then yes, a person can apply on the ancestral visa. Now, what I say to everyone, which I'll say to you, is that especially on ancestral visa, because you have to ask how did the grandparent, where they were born, how did they attain the British nationality, and when was the grandchild born, which country they were born, because it has an implication on the decision. So it's one of those questions where it cannot be answered on this platform, because the platform is only to give you information, and I would have to ask very specific questions before I can address your question. So this platform is not for that. So what you need to do is go to any person who deals with ancestral visas, and then you can book an appointment with them over the telephone or in person, explain the situation to them. They'll ask you questions where the grandfather was born, where the father was born, why was the father given the nationality, and then on what basis, and on which country the grandchildren were born. And the year is very important, and the country they were born is very important, and also very important how the grandfather got the nationality. So these questions need to be asked, and then a person who is dealing in ancestral visa could pretty much give you advice whether your grandchildren qualify, yes or no. So I think it's best for you, the information I could give you is find someone who's competent in this area of law, and then ask them the question. Unfortunately, on this show, I'm not in a position to ask you those 20 questions or 15 questions, because then we'll be only on this call. So my apologies to you. Plus, please do this, because then you will know in about 10-15 minutes after those questions have been answered whether the grandchildren qualify. Then you don't have to spend money if the answer is that they don't qualify.
So thank you so much for your call, and I do apologize I was not very helpful to you, but it's just the nature of the question. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. Hello? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. Walaikum salam. I'm still the person, I was asking about the grandfather. Oh, the my children, apology. My apology. Who are born in Pakistan, but their father got no nationality because they were born before the British nationality. When the grandfather, they were born, and the father didn't have the nationality. Actually, he was not in UK at that time. But the grandchildren are young. They're like 13, 15, and 20. Okay, I'll So stop is you there there. possibility? If you don't mind, I'll stop you there because I did explain to you earlier. I know what you're trying to explain to me, but I still have to ask you some more questions. And the platform of the show is not to give very specific advice because the platform of the show is to only give you information. So I will not be able to address your question. Because it's about general information, and ancestral visa is very specific. The scenarios are quite a lot, not a lot, but I mean to say I can't go through all the scenario here. So there are some additional questions I have to ask, which I can't ask on the show because the platform is only to give you information. So either you could speak to a competent person, book an appointment, and then after they've asked you the questions, they'll be in a position to answer you whether the grandchildren are eligible to apply for citizenship. So thank you so much for your call. I do apologize I was not very helpful to you. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी तारिक भाई, क्वेश्चन था, मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ यहाँ पर और मेरी फैमिली को 5 ईयर रूट पर इंडेफिनेट मिला जी जुलाई 2021 में. जी. अब नेक्स्ट उनका ड्यू है जुलाई 2022 में. मेरे की एज 24 है और बेटी मेरी 19 की है और उन्होंने बी टेस्ट दिया था फरवरी 2020 में. तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि अब क्योंकि 2 इयर्स कंप्लीट हो चुके होंगे, उन्हें दोबारा B1 टेस्ट देना है या नहीं. और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन कौन सी चाहिए होगी मेरी वाइफ के लिए और उनके लिए जब वो इंडेफिनेट अप्लाई करेंगे तो. इंडेफिनेट या नेचुरलाइजेशन अप्लाई करेंगे तो? सॉरी नेचुरलाइजेशन जी, ब्रिटिश सिटीजनशिप जो है. ओके, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. एक चीज़ आप ज़रा चेक कर लें, बिकॉज अगर आप ब्रिटिश सिटीज़न हैं तो आपकी वाइफ को 1 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं इंडेफिनेट के बाद टू मेक द एप्लीकेशन फॉर नेचुरलाइजेशन. तो इस चीज़ को आप थोड़ा करेक्ट कर लें या चेक कर लें. आई डू नॉट नो, मैंने यही समझा था कि आपने ये बोला है कि मैं ब्रिटिश सिटीज़न हूँ और मेरी वाइफ को इंडेफिनेट मिल गया. तो जिस तरह आपने कैलकुलेशन की है टाइम की, आप शायद 1 साल वेट करने का सोच रहे हैं, बट टेक्निकली इफ यू आर ब्रिटिश सिटीजन, आपकी वाइफ को इंडेफिनेट मिला है, शी डजंट हैव टू वेट फॉर 1 ईयर, शी कैन इमीडिएटली अप्लाई फॉर नेचुरलाइजेशन सब्जेक्ट टू रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट और बाकी रिक्वायरमेंट गुड करेक्टर की वो पूरी कर रही हूँ. जहाँ तक बात आती है इंग्लिश टेस्ट की, जो लैंग्वेज टेस्ट है, उसके ऊपर होम ऑफिस ने बोला है कि अगर आपने कोई इंडेफिनेट के वक्त टेस्ट इस्तेमाल किया जिसकी वैलिडिटी सिर्फ 2 साल की है, नेचुरलाइजेशन पे आप उसी टेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं अगर जो नई लिस्ट है उसमें वो टेस्ट अभी भी है. तो अगर आप जो करंट लिस्ट है नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन की, उसकी लिस्ट को देखें और वो जो टेस्ट आपने दिया था, अवॉर्डिंग बॉडी ने दिया था, वो टेस्ट अभी भी उस लिस्ट में लिखा हुआ है, तो फिर आप उस टेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लेटेस्ट टेस्ट को चेक करें. जहाँ तक बात आती है डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट की, वो बड़ी आसान बात है कि जब आप एप्लीकेशन ऑनलाइन भरेंगे तो डिपेंडिंग और क्या क्या इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन में डालते हैं, एक चेकलिस्ट प्रिंट होगी एट द एंड ऑफ द डे. उस चेकलिस्ट को बस फॉलो करें और वो जो डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट के अंदर लिखे हुए हैं वो आपने प्रोवाइड करने होते हैं अपनी नेशनलाइजेशन एप्लीकेशन पे. लेकिन एक बात बता दूं कि नेशनलाइजेशन एप्लीकेशन की चेकलिस्ट इतनी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होती, लेकिन वो केस बाय केस चेकलिस्ट निकलती है. तो आप जब भरेंगे एप्लीकेशन तो चेकलिस्ट आपको पता चल जाएगी. मुझे बताया जाता है कि हमारा शो का इख्तिताम होने को आया. टाइम इज़ अप. थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे इस शो को देते हैं. प्लीज़ कीप डूइंग दैट. उससे काफ़ी हौसला अफजाई होती है. अपना ख्याल रखें और आपसे फिर मुलाकात अगेन होगी. मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़.